For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार भारद्वाज। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, वो है मेटल एक्सट्रैक्शन। क्या है वो टॉपिक? मेटल एक्सट्रैक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल क्या है, किसको कहते हैं मेटल। आप सोच सकते हैं कुछ एग्जांपल अपने ब्रेन में कि मेटल्स क्या होती हैं। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी एलिमेंट अगर वो एलिमेंट लॉस कर पा रहा है, अगर उस एलिमेंट में क्षमता है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाने की, तो उसको मेटल कहते हैं। इसीलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब क्या है इस बात का? मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को कुछ इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, डोनेट कर पा रहा है, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? जो ऐसा कर पा रहा है, जिसकी कैपेसिटी है, वो मेटल है। एग्जाम्पल सुनते हैं। सोडियम सुना है आपने? सोडियम पर +1 चार्ज होता है, मतलब मेटल है। कैसे पता चला? प्लस का चार्ज आ रहा है ना। निकालने का तरीका क्या है वो आपने शायद 9th में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। वैलेंसी निकालने का मेथड। कैल्शियम सुना आपने? कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर कैल्शियम मैं सोच रहा हूं कि भाई मेटल होना चाहिए या फिर नॉन मेटल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। क्लियर? तो वैलेंसी जब हम निकालते हैं तो उसको 4 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। मैं चलिए आपको फटाफट से एक बार बता देता हूं एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम एलिमेंट को हम मेटल क्यों कह रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना होता है? कैल्शियम का सिंबल लिखना होगा, उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। कितना एटॉमिक नंबर होता है? 20। ठीक है? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। इस पार्ट में आपको क्या दिखाना होता है कि भाई जो आपका एटॉमिक नंबर था उसको रूल्स के हिसाब से फ्रैक्शनेट करना होता है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आप क्या करने वाले हैं? फ्रैक्शनेट करने वाले हैं। आपने सुना होगा 4 शेल होती हैं, K, L, M, N, 2, 8, 18, 32 सीक्वेंस के हिसाब से। तो जब आप फ्रैक्शनेट करते हैं ना, सबसे पहले आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल के अकॉर्डिंग, दूसरी शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो तीसरी शेल है उसमें काफी गैप रह जाता है, क्योंकि यहां पर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 10। और 10 के नियर बाय क्या है? सेकेंड शेल। इसीलिए आप सेकेंड शेल को फिर से रिपीट करेंगे और ये हमारे पास फिर से 8 आ गया। अब कितने बच रहे हैं हमारे पास? रिडक्शन करके देखिए। 20 में से आपने 18 रिडक्शन करना है, तो कितना बचता है? 2। तीसरा स्टेप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो हमारी आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। Valence electron are those electron which remain present in outermost shell of an element. तो यहां पर कितना आंसर आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर? 2। क्योंकि देखिए आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट स्टेप, वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए आपको 2 लाइनें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग 4 से लेस देन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग 4 से लेस देन है, तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? जितने आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उन सभी का। तो कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया?
2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, दे रहा है या ले रहा है, ध्यान से देखिए, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे तो इनका ये क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट को जिसको नीड थी उसे ये इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो यहां पर हमने क्या डाला इसको, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता। कितने इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है। इसी तरह से वैलेंसी निकाली जाती है। तो आप समझ गए, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। तो ये तो हमने डिस्कस किया मेटल्स किसको बोलते हैं, क्या होते हैं ये, कैसे पता किया जाता है। दूसरा पार्ट, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि कुछ चीजें हमें फ्री फॉर्म में मिल जाती हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हमें नीड है लेकिन वो किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हैं? तो उसे क्या बोलेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। हमें कुछ प्रोसेस चलाने होते हैं जिससे कि वो चीज जिस चीज से जुड़ी हुई थी नेचुरल स्टेट में उससे अलग हो जाए और हम फिर उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है अच्छा खासा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन। पर किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे हम इस टॉपिक में, मेटल का एक्सट्रैक्शन। इसलिए हमारा हेडिंग क्या बन रहा है, मेटल एक्सट्रैक्शन। क्लियर हुआ? ये अभी हमने इसका एक इंट्रोडक्शन लिया है कि भाई ये मेटल एक्सट्रैक्शन होता क्या है। क्लियर? अब एक चीज सुनते हैं, हमारे पास ये जो अर्थ है, अर्थ को आपने 3 जोन में बांटा हुआ है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो है कोर है, जिसमें मोल्टन स्टेट में आयरन पाया जाता है। जस्ट उसके बाहर मिडिल जोन में क्या नाम आता है, मेंटल। उससे जस्ट ऊपर पेरीफेरी की तरफ, अगर हम सेंटर से चल रहे हैं बाहर की तरफ, तो बाउंड्री लाइन पर क्या है हमारे पास, क्रस्ट, जिस पर हम सब सरवाइव करते हैं, रहते हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है क्रस्ट में। मेंटल में अलग अलग साइज में चट्टाने या जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इस तरह की, वो सभी अवेलेबल होती हैं। और कोर पार्ट मोल्टन स्टेट में आयरन के लिए जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब ये यहां पे जिक्र क्यों किया जा रहा है, देखिए बच्चों, ये जो कोर वाला सेक्शन है, कोर वाला जो सेक्शन है, इसके जस्ट अपोजिट बाउंड्री लाइन पर क्या आ रहा है हमारे पास, क्रस्ट वाला पार्ट। इस पूरे ही हिस्से में क्या मिलती है हमें, मेटल्स मिलती हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जो हमारा बाउंड्री लाइन वाला हिस्सा है, सबसे ऊपरी भाग है हमारी पृथ्वी का, ठीक है, जहां पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसी हिस्से के अंदर मेटल्स मिलती हैं, लेकिन वो मेटल फ्री स्टेट में हो भी सकती हैं और हो सकता है कंबाइंड स्टेट में मिले, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिले। अगर फ्री स्टेट में मिल रही हैं तो बात समझ में आती है कि चलिए कंफर्टेबल है, लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट में मिल रही हैं, लंप की फॉर्म में मिल रही हैं, कंपाउंड की फॉर्म में मिल रही हैं, क्लस्टर पाया जा रहा है, तो वहां पर हम हर किसी क्लस्टर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, ये 2 वर्ड भी याद रखने चाहिए, सुविधाजनक रूप से और थोड़ा फायदा भी देखना होता है। क्लियर? तो अब आपको यहां पर एक बात समझ में आई होगी कि मेटल्स हमें या तो फ्री फॉर्म में मिलती हैं क्रस्ट वाले जोन में, या फिर क्या होता है कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। ठीक है ना? जब कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी तो वहां पर कुछ पॉसिबिलिटी आएंगी आपके ब्रेन में कि भाई कैसे क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, जैसे कोई लंप हमें मिला और हमें वहां से मेटल के कंपाउंड को अलग करने में बहुत ज्यादा खर्चा आ गया, तो ये स्कीम बेकार है। ठीक है, खर्चा आता है, बात सही है, लेकिन क्या है, कुछ ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया है। अब हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे इसके बाद कि भाई मेटल एक्सट्रैक्शन को लेकर कितने स्टेप्स हो सकते हैं, कितने स्टेप से हमें गुजरना होगा जिससे कि हम अपनी मेटल को प्राप्त कर सकें। ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी होती है, मिनरल और ओर क्या होते हैं, किसको कहते हैं मिनरल और क्या है हमारे पास ओर।
देखिए जनरल भाषा में तो सीधा सीधा बोल देते हैं, शायद आपने भी यही सुना होगा, खुद मैं भी बोल देता हूं जब मेरे को किसी को शॉर्ट में बताना होता है। मिनरल्स क्या हैं, आप कौन सा मिनरल यूज कर रहे हैं, आपने कहा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम क्या हमारे पास एक मिनरल की लिस्ट में आता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मिनरल को एक्चुअली क्या कहा जाता है, क्या चीज है मिनरल, हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग में, मतलब क्रस्ट वाले हिस्से में, हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग में मिनरल्स कहने का मतलब है कि एक पूरा लंप जिसमें छोटे छोटे पीस, कंकड़, पत्थर, आपके मेटल्स और उनके कंपाउंड, ये सब कुछ मिक्सचर सा पड़ा होता है एक अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो जो नेचुरल फॉर्म है जिसमें हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, मेटल मिल रही हैं, मेटल के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, साथ में कुछ अर्थन पार्टिकल्स वगैरह, कुछ आपके स्टोन के पीसेस वगैरह, ये सब चीजें अच्छा खासा एक क्लस्टर बनाए हुए हैं, ये मिनरल है। क्लियर। अब दूसरी खास बात, और किसको कहते हैं, किसको कहते हैं और, सोचिए जरा, आपने और के बारे में सुना होगा, एग्जाम्पल जैसे कि रॉक साल्ट, सिनेबार, ठीक है। तो ये जो रॉक साल्ट होता है ये और का एक एग्जाम्पल है। और मतलब, ठीक है, तो हमारे अर्थ के जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है, उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स किसको बोल रहे हैं, वो नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल और मेटल के कंपाउंड और साथ में अर्थन पार्टिकल, कुछ चट्टान के टुकड़े वगैरह, कुछ पत्थर वगैरह, ये सब चीजें जुड़ी रहती हैं, एक लंप बना रहता है, वो हमारा मिनरल होता है। अब इस मिनरल में से आप मेटल के कंपाउंड को अलग कर पा रहे हैं प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली। अगर ऐसा हो पाया तो जो चीज अलग होकर आई है, मेटल का जो कंपाउंड अलग होकर आया, उसको हम क्या बोलेंगे, ओर, ORE, क्या बोलते हैं इसको, ओर। और ऐसे बहुत सारे और हैं, है ना। देखिए मैंने जैसे यहां पर एग्जांपल डाला है रॉक साल्ट। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, रॉक साल्ट, जिसमें आपको NaCl मेंशन करना होता है कि भाई फार्मूला क्या होगा रॉक साल्ट का, NaCl। सिनेबार, सिनेबार और किसके लिए जानी जाती है, मरकरी सल्फाइड के लिए। मैं फार्मूला लिख देता हूं यहां पर, इसके पास याद भी रहेगा इससे थोड़ा। NaCl रॉक साल्ट के लिए, सिनेबार के लिए आता है मरकरी सल्फाइड। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। बॉक्साइट और, चलिए और तो हमने हेडिंग डाला ही है तो यहां से इसे हटा दीजिए। तो बॉक्साइट, तो बॉक्साइट और, सिनेबार और रॉक साल्ट। अब बॉक्साइट और किसके लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए। किसके लिए, Al2O3, ठीक है। आप ज्यादा अच्छा रहेगा अगर यहां पर इसको कंप्लीट मेंशन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। शॉर्ट में आप Al2O3 भी लिख सकते हैं, पर ये हाइड्रेटेड साल्ट होता है। हाइड्रेटेड मींस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। तो Al2O3, मरकरी सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, ये और हमने प्राप्त किए मिनरल में से प्रॉफिटेबली, कन्वीनियंटली। तो आप एक बात सोचिए, मैंने आपको मिनरल समझाया और किसको कहते हैं ये भी समझाया। अब मैं एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूं नंबर फर्स्ट पर, सभी मिनरल को और कह सकते हैं, पहली लाइन, या फिर सभी और को मिनरल कह सकते हैं। सोचिए जरा दोनों में से लाइन कौन सी सही है, सोच लिया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और वो क्या आंसर है, सुनते हैं जरा ध्यान से। सभी और को हम मिनरल कह सकते हैं, पर ऐसा क्यों, क्योंकि और निकल के तो वहीं से आया है ना। लेकिन सभी मिनरल को आप और नहीं कह सकते, क्योंकि सभी को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली। तो फाइनल आंसर क्या हुआ कि सभी मिनरल को हम और नहीं बोलेंगे, लेकिन सभी और को हम मिनरल कह सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है, आप बाद में इसको ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा और फिर इसे रजिस्टर में लिख लेना। वही रजिस्टर आपका
जिस पर आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइंस वर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं और किसे कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले हैं कि भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हर एक एक स्टेप्स को हम उसे समझेंगे कि भाई कैसे किस में क्या होता है, और फिर हमारा टॉपिक पूरा हो पाएगा, मेटल एक्सट्रैक्शन। क्लियर? तो बच्चों अब हमें स्टार्ट करना है स्टेप्स को लेकर कि भाई मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जिसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। टोटल 3 स्टेप है हमारे पास। नंबर फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, एक वो लंप जो आप डिगिंग करने के बाद, खुदाई करने के बाद क्रस्ट वाले हिस्से से निकालकर लाए हैं, उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी के कण, मतलब कुछ आपके पास सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो ये जितनी भी आपके पास अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं मेटल और मेटल के कंपाउंड्स को छोड़कर, वो सभी जिनकी लूज बॉन्डिंग होती है बाय लेबर, उसको ब्रशिंग वगैरह की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है। और ये अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं इसको, गैंग। ये स्पेलिंग होती है उसकी। तो गैंग क्या है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज जिसको हम बाय लेबर, फिजिकल मेथड्स के जरिए, ब्रशिंग वगैरह के जरिए हम उसको रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ और, अब ये इसका हेडिंग ऐसा क्यों डाला है, कंसंट्रेशन ऑफ और। भाई आप एक बात सोचिए, जो हम लंप निकाल कर लाए थे जिसमें मेटल, मेटल के कंपाउंड थे, साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी थे, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस थे, इंप्योरिटीज, तो जब हम उसको हटा देंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट में चीज बचती है, तो क्या हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज हो गई है। अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, परसेंटेज वैसे तो इंक्रीज नहीं हुई है, भाई सोडियम जितना था वो उतना ही है, लेकिन ओवरऑल जितना मटेरियल था तो उसमें कुछ पार्ट हमारा वेस्टेज वाला शामिल था, अब वो हट चुका है। तो जो नई चीज हमारे पास बनकर आ रही है, ठीक है, जिसमें से हम क्या कर चुके हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को हटा चुके हैं फिजिकल मेथड्स के जरिए, कोई रिएक्शंस नहीं कराए हमने, कोई केमिकल मेथड नहीं है। तो जो हमारे पास चीज बच रही है, अब हम उसमें क्या बोलेंगे कि हमारा मेटल और मेटल के जो कंपाउंड है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, परसेंटेज बढ़ चुकी है। क्लियर? सिर्फ इतना करना है हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप देखिए जरा एक बार, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ ore into metals। अब आप क्या करने जा रहे हैं, आपने गैंग मींस अनवांटेड इंप्योरिटीज, उसको आपने हटा दिया है फिजिकल मेथड्स के जरिए, लेकिन जो चीज बची है मेटल नहीं है, मेटल के कंपाउंड है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ही बताया था एग्जाम्पल में, रॉक साल्ट, बॉक्साइट और सिनेबार, ये सब क्या थे, ये ओर थे। इनके अंदर मेटल है, पर इनके अंदर जो मेटल है उस मेटल को हमें अलग निकालना है, उस मेटल को हमें अलग निकालना है। कैसे, हाथ से पकड़ के निकाल दें? ऐसा नहीं हो सकता है, हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस देखनी होंगी उसके लिए। ठीक है ना? तो बच्चों अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो कन्वर्जन है वहां पर हमें केमिकल रिएक्शंस देखनी होंगी, और उस केमिकल रिएक्शन से पहले हमें एक छोटा सा फ्लो चार्ट तैयार करना होगा। उस फ्लो चार्ट से आपको बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि मेटल्स को कैसे अलग कर पा रहे हैं और से। ठीक है, और मींस एग्जांपल ले लीजिए आप, सोडियम क्लोराइड है, पर सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम को अलग कैसे करेंगे, वो चीजें हमारे पास यहां पर आने वाली हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, एक फ्लो चार्ट तैयार करना है।
नंबर सेकंड स्टेप मेटल एक्सट्रैक्शन में जो आता है, जिसका हमने हेडिंग क्या डाला था, कन्वर्जन। मैं उसको साइड में भी लिख देता हूं, बल्कि फर्स्ट हमारा स्टेप था कंसंट्रेशन, सेकंड स्टेप हमारा है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। और बच्चों लास्ट स्टेप हमारा आएगा रिफाइनिंग। तो ये 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि भाई अनवांटेड जो इंप्योरिटीज होती हैं उसको फिजिकल मेथड्स के जरिए हटाना, तो एक तरीके से परसेंटेज बढ़ जाती है मेटल की। उसके जो स्ट्रक्चर देखी जा रही है कंपाउंड की फॉर्म में या फ्री फॉर्म में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पेशली कंपाउंड वाले केस में। लेकिन जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट में आप मेंशन कर दीजिएगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कौन सी? हाईली रिएक्टिव मेटल। सेकंड पर आपको दिखाना होगा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। नंबर थर्ड लेस रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। ये रिएक्टिव क्या है? देखिए जैसे क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी कैसी भी स्थिति हो, कोई खुशी का माहौल हो, कोई दुख का माहौल हो, कुछ भी कोई भी स्थिति हो, तो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को पकड़े रखता है। कोई जानने वाला मिल जाए तो ठीक है, जानने वाला नहीं मिला तो गली में इधर उधर से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बात ही कर रहा होगा, क्योंकि उसकी नेचर है ऐसी। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? हाईली रिएक्टिव। तो इसी तरीके से जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तो ये भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव लिस्ट में जा रही हैं और ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति जो ज्यादा बोल रहा है वो अकेला नहीं मिलेगा आपको, किसी ना किसी के साथ, 2-4 के साथ वो खड़ा हुआ ही मिलता है, कुछ भी बात कर रहा होगा, चाहे वो उसके काम की हो चाहे वो काम की ना हो। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में कम बोलने की नेचर दिखाते हैं या बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। तो वो कहीं पर बैठे हुआ है व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति उसके पास गया, उससे बोल रहे हैं हाँ जी आप कैसे हैं, ये सब बातें, 1-2 बातें कही, बस ठीक है, या तो खुद उठकर चला गया या जो दूसरा व्यक्ति था वो समझ जाएगा, वो साइड हो जाता है। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव मतलब मध्यम दर्जे की अभिक्रियाशील धातु। तो ऐसी मेटल्स भी होती हैं, ऐसी मेटल्स भी पाई जाती हैं जिसमें रिएक्टिविटी ना तो ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा कम है। क्लियर हुआ आपको? तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव, और लास्ट लेस रिएक्टिव। ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये 2 रूप में पाई जाती हैं। क्लोराइड और ऑक्साइड। हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्लोराइड और ऑक्साइड इन 2 रूपों में पाई जाती है। एग्जांपल लिख लेते हैं इसका यहां पर, NaCl सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। मेटल एल्यूमिनियम है,
यहां पर मेटल सोडियम है, पर ये क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं नेचुरली, और इसने एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की दो पॉसिबिलिटी होती हैं, क्लोराइड और ऑक्साइड। क्लोराइड का एग्जांपल हमने लिया सोडियम क्लोराइड, और ऑक्साइड का लिया हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जिनमें रिएक्टिविटी ना तो ज़्यादा हाई होती है और ना ही ज़्यादा डाउन में जाती है। अब ये ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं और ये किस रूप में पाई जाती हैं क्रस्ट में? ध्यान से देखिएगा। कार्बोनेट किस फॉर्म में पाई जाती हैं? कार्बोनेट की फॉर्म में। एक और पॉसिबिलिटी है यहां पर सल्फाइड। अब कार्बोनेट की फॉर्म में कौन सी मेटल मिल रही है हमें? यहां पर ये जो मॉडरेट नाम आ रहा है इसमें स्पेशली जिंक को हाईलाइट करते हैं, तो ZnCO3 आप लिख सकते हैं। क्लियर? जिंक कार्बोनेट। और कुछ केसेस में देखा गया है कि जिंक आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाता है, ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो जिंक या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाएगा आपको, या फिर जिंक मिल जाएगा सल्फाइड की फॉर्म में। तो ये हमारे पास हैं दो पॉसिबिलिटी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की। लेकिन तीसरी तरफ जो तीसरी कैटेगरी है लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में मिलती हैं? सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में। और इसका एग्जांपल क्या बनेगा? मरकरी सल्फाइड, HgS। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें आप ये जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इसमें दो प्रोसेस चलाने होते हैं हमें, और वो कौन से हैं? कैल्सिनेशन रोस्टिंग। जो आपके पास सल्फाइड की फॉर्म में मेटल मिल रही है वहां पर सिर्फ हमें क्या करना होता है? एक प्रोसेस रोस्टिंग। ठीक है, जो आपके पास क्लोराइड और ऑक्साइड की फॉर्म में मेटल मिल रही थी जिनको हम हाईली रिएक्टिव बोल रहे थे, वहां पर आपको क्या करना होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हुआ? इसमें लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें कार्बन को हम हाईलाइट करेंगे, कार्बन। क्लियर? इसको ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती है। यहां पे आपने क्या करना होता है? रोस्टिंग प्रोसेस के बाद सिंपल हीट देनी होती है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इसीलिए लास्ट में क्या बनेगा हमारा? मेटल पार्ट। यहां पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चलाया था उस प्रोसेस के लास्ट में मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो ये तरीका है तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी में जो मेटल्स को हम देख रहे थे रिएक्टिविटी के आधार पर। तो हाईली रिएक्टिव का ये प्रोसेस होता है, मॉडरेट वाले का ये प्रोसेस है, और लेस रिएक्टिव का ये अलग प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये तीन पॉसिबिलिटी थी मेटल्स की, और सभी के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? मेटल मेटल मेटल। ठीक है, अब हमें इनकी थोड़ा सा रिएक्शंस वगैरह देखनी है। मैं उसको रिएक्शंस को करके बता देता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी आप ये फ्लो चार्ट जरूर याद रखिएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो हमने अभी देखा फ्लो चार्ट में
हाईली रिएक्टिव मेटल, जिसमें दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। नंबर फर्स्ट क्लोराइड, नंबर सेकंड ऑक्साइड। क्लोराइड वाले में मैंने आपको एग्जांपल बताया था NaCl, और ऑक्साइड में मैंने आपको एग्जांपल्स बताया था, क्या था एग्जांपल? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनको रिएक्शंस की फॉर्म में देखना है कि कैसे यहां से हम मेटल को निकाल पाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, NaCl को एज अ रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ये मोल्टन स्टेट में होता है। कैसे होता है? मोल्टन स्टेट में। तो मोल्टन स्टेट में जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, हम उसको जब फ्रैक्शनेट करते हैं, हीटअप करते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। लेकिन आप रिएक्शन को जैसे बैलेंसिंग तो आपको आती होगी, अदरवाइज वो हम फर्स्ट चैप्टर पर जब वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। फिलहाल आप इसमें बैलेंसिंग देखिए किस तरह से होती है। दो क्लोरीन है हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ, यहाँ पर सिंगल है, तो आपने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। सोडियम कितने हो गए यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितने सोडियम रह गए हैं? सिंगल, तो आपने इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब आप चेक कीजिए, रिएक्टेंट की तरफ 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब आपको ये पता है कि सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है ना? कैसे पता चला भाई? क्या हम इसको याद करेंगे? नहीं, याद नहीं करेंगे हम। हमें वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना? तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वो वैलेंसी निकालने के जरिए ही हमें समझ में आ पाता है इस चीज का। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रोड्स आपने सुनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैथोड। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। कैसा चार्ज होता है कैथोड पर? माइनस चार्ज होता है। और ऐसी इलेक्ट्रोड जिस पर माइनस चार्ज आ रहा है, ऐसी इलेक्ट्रोड जिस पर माइनस चार्ज आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रोड पर किस तरह के एलिमेंट का डिपोजिशन हो पाएगा आयनिक फॉर्म में? सोचिए जरा, भाई माइनस वाली इलेक्ट्रोड है तो प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगी ना। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो यहां पर माइनस हमने साइन डाल दिया है कैथोड पर, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले को सेलेक्ट करना है। और पॉजिटिव कौन है हमारा इस रिएक्शन में? सोडियम। तो अब देखिए जरा, आप यहां पे आयन से एलिमेंट बनाना है। आयन, पहले हम क्या लिखेंगे? आयनिक फॉर्म। सोडियम की आयनिक फॉर्म क्या होती है? आयनिक फॉर्म का मतलब होता है वैलेंसी। ठीक है, कि कितनी वैलेंसी थी इसकी? तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो आप सोचिए, किसी व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन सुन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार पहले सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, कि सोडियम का एटॉमिक नंबर और सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर क्या सेम है? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। देखिए, सोडियम के लिए सबसे पहले 11 और 10। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11 या 10? बताइए जरा। सोडियम और आपका सोडियम आयन, तो इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर 11 होगा? और वो आंसर है सोडियम। लेकिन सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप ध्यान से देखिए ना इसको। सोडियम आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है। टेंस मत सोचिए कौन सा टेंस है, आप ये सोचिए कि जब कोई आपसे कहता है कि किसी एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन का दान दे दिया है, डोनेट कर दिया है, तो कितने बचे? टोटल नंबर में से 1 माइनस कर दो आप। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 11। तो सोडियम आयन का कितना होगा? 10। कितना होगा? 10।
मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको आप साइड में नोट कर लीजिएगा। तो सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, आयन को एलिमेंटल फॉर्म में लाने वाले हैं। तो आयन में जिस चीज की कमी रह गई है आप उसको जोड़िए और उसकी एक्चुअल फॉर्म को लिख दीजिए एज अ प्रोडक्ट। देखिए मैंने प्रोडक्ट की साइड डाला सोडियम, लेकिन रिएक्टेंट की तरफ क्या डाला है, क्या डाला है, आयनिक फॉर्म सोडियम की। तो इसका एटॉमिक नंबर 10 और राइट साइड में इसका एटॉमिक नंबर 11। तो कितने की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप यहां पर इस तरह से लिखकर दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ये एलिमेंटल फॉर्म तैयार हो गई है। क्लियर हुआ। तो ये रिएक्शन कहां चलेगी, कैथोड पर चलेगी। क्यों चलेगी भाई कैथोड पर, किसी ने कह रखा है, बिल्कुल कह रखा है, क्योंकि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, इसीलिए प्लस वाली ही रिएक्शन वहां पर चल सकती है। और ऐसा रूल होता है कि भाई सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो कैथोड की रिएक्शन हुई। इसको आप बैलेंस करना चाहे कर सकते हैं आयनिक वाली फॉर्म को, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। ऊपर रिएक्शन जो थी मेन वो मैंने बैलेंस करके आपको दिखा दी है। अब जरा कैथोड के बारे में आप सोचिए। कैथोड हमने क्लियर कर लिया है, अब एनोड को क्लियर करते हैं। चलिए करके देखिए एक बार अपने रजिस्टर में। क्या कह रहे हैं, सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रोड जो होती है ना, हम बोलते हैं 2 तरह की इलेक्ट्रोड होती हैं, पर नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम होता है। पर फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 2 तरह की इलेक्ट्रोड होती हैं, वो डिपेंड करता है, मटेरियल तो दोनों इलेक्ट्रोड का सेम होता है, लेकिन डिपेंड करता है बैटरी का कौन सा टर्मिनल आपने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं किसी इलेक्ट्रोड से, तो बस वो आपकी एनोड बन गई। और जब आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर देते हैं किसी इलेक्ट्रोड से, तो वो क्या बन जाती है, कैथोड। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रोड तो एक ही तरह की होती है। ग्रेफाइट को आप यूज कर सकते हैं, कार्बन की 3 फॉर्म होती है ना, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो डायमंड तो अलग चीज है, पर जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को एज ए इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करते भी हैं। चलिए खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। एनोड, एनोड पर प्लस चार्ज है, तो कौन सी रिएक्शन दिखानी होगी, क्लोरीन की। अब क्लोरीन में भी हमें ऐसे ही करना है, आयन से एलिमेंटल फॉर्म बनानी है। पहले हम लिखेंगे क्लोरीन की आयनिक फॉर्म। अगर आपको याद नहीं है तो आप रफ में साइड में रजिस्टर में निकाल कर देखिएगा क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है। 17 एटॉमिक नंबर होता है। कन्फिगरेशन करेंगे तो 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग अगर 4 से ज़्यादा जाता है, तो ऐसे में वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता है, गेन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, उसके लिए आपको 8 में से माइनस करके देखना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग को। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7। तो 7 को आप रिड्यूस कीजिएगा, रिडक्शन करके देखिएगा 8 में से, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन कह रहा है कि भाई कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, किसी से उधार ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो माइनस में गया। सोडियम 1 दे रहा था, वो प्लस में गया। चलिए खैर, तो अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्लोरीन आयन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो मैंने क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, क्योंकि यहां पर है ना, ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपको ऐसे दर्शाना होता है कि Cl के ऊपर -1 लगा, इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था सोडियम के ऊपर +1 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। क्लियर। तो क्लोरीन आयन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पर क्लोरीन आयन का कितना हुआ, 18, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले चुका है। पर हमें क्या करना है, इसको इसकी एक्चुअल फॉर्म में लाना है। अब कैसे लाएंगे, एक फालतू NS के पास, क्योंकि इसने उधार लिया है किसी से, तो इसमें से निकालो आप उसको, मतलब माइनस कर दो।
और प्रोडक्ट की तरफ क्या बन जाएगा, ये आ गया आपका क्लोरीन। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर। बात क्लियर हुई? अब आप सोचेंगे यहां पर तो 2 लगा हुआ था, यहां पर सिंगल आ रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? आप यहां पे इसको पहले तो एक्चुअल फॉर्म में लिखा रहने दीजिए, रिएक्शन को एक बार फिर से लिख लीजिए आप, क्योंकि 2 हमारे पास क्लोरीन आ रहे हैं ना, इसीलिए। तो Cl2 आ रहा है ये, ठीक है, Cl2 आ रहा है, पर ये कैसे आ पाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, है ना। तो क्लोरीन आयन यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास ये फॉर्म आ गई है। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। मोल्टन स्टेट में जो हमारा सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया जाता है, क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाए हुए मिलता है, तो आप क्या करेंगे? मोल्टन स्टेट में अपने सोडियम क्लोराइड को लेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वो क्या चीज होती है? वो ये सारा पैटर्न होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपने क्या करना होता है? कैथोड और एनोड, वहां पर रिएक्शंस दिखानी होती हैं। मैं लास्ट में इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, क्योंकि आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो क्या है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ही दिखानी होती है। ठीक है, डायग्रामेटिक। क्लियर हो गया हमारा? ये क्लोराइड का सेक्शन था। अब दूसरी तरफ लेते हैं हमारा ऑक्साइड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिलती हैं। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, हाईली रिएक्टिव मेटल्स 2 रूपों में पाई जाती हैं, क्लोराइड और ऑक्साइड। क्लोराइड का पैटर्न हमने क्लियर कर लिया है, अब हम ऑक्साइड की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक करना होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करनी होगी, क्योंकि ये भी हमें किस फॉर्म में मिलना है? मोल्टन फॉर्म में। तो जो मोल्टन फॉर्म में हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनकर आएगा? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस। डायटोमिक होती हैं गैसेस, इसीलिए यहां पर आपको इसकी बैलेंसिंग भी करनी होगी। तो बैलेंसिंग के लिए आप यहां पर इसको 4 डाल दीजिए, ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 हमारे एल्यूमिनियम हो गए रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ भी हमारे पास 4 एल्यूमिनियम है। लेकिन देखिए ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 2 3 जा 6, और यहां पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो इसलिए आप इसमें 6 करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें फिर से रिएक्शंस दिखानी होंगी। कैथोड, कैथोड पर कैसे चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो कैथोड पर कैसे रिएक्शन चलेगी? माइनस चार्ज है तो प्लस वाले को रिएक्शन को दिखाएगा ये हमेशा, मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3। मतलब क्या है इसका? वैसे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, पर +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो कितना बचा? 10। तो 10 को 13 में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो प्रोडक्ट की तरफ क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम। क्लियर? सिंपल सा है। ये हमने एक रिएक्शन लिखकर दिखाई है जिसमें ये बात साबित हो रही है कि आयन से एलिमेंट कैसे बनाया जाता है। आयन से एलिमेंट कैसे बनाया जाता है ये इस रिएक्शन के जरिए पता चल पा रहा है आपको। और ये जो रिएक्शन है आयन से एलिमेंट बनाने वाली, ये कौन सी इलेक्ट्रोड पर मिलती है? कैथोड पर। नंबर 2 एनोड। एनोड पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। अब जो प्लस चार्ज है वहां पर कौन सी रिएक्शन देखी जाएगी? ऑक्सीजन वाली, है ना। अब ऑक्सीजन के सोचिए जरा, एटॉमिक नंबर वगैरह क्या होता है इसमें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8, ठीक है। और ऑक्सीजन की आयनिक फॉर्म -2। तो ऑक्सीजन की जो आयनिक फॉर्म होती है -2, इसको आप एक्चुअल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो -2 का मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा आयनिक फॉर्म वाले का? कैलकुलेट कीजिए जरा भाई, ऑक्सीजन का जो आयनिक फॉर्म वाला केस है वहां पर कितना एटॉमिक नंबर हो सकता है? कितना बता रहे हैं? 10 बता रहे हैं।
बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बता रहे हैं एकदम, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अब लेकिन 8 तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कन्फिग्रेशन देखिए जरा, 2,6, ठीक है। तो 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये लेगा कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि भाई कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। और जिसके पास 2 एक्स्ट्रा होंगे वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। और ऐसा कौन है दानवीर? कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड सुना है ना आपने, क्विक लाइन, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसमें कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ऑक्सीजन कहता है भाई जब तेरे पास एक्स्ट्रा है तो तू क्या करेगा उसका? तू मुझे दे दे। तो ऑक्सीजन उससे इस तरह से ले लेता है, ठीक है। चलिए खैर, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? टोटल 10। लेकिन हम इसे एक्चुअल फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो एक्स्ट्रा थे उसको हटाना होगा। तो क्या करेंगे? माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन और आगे क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो आयन से एलिमेंटल फॉर्म हमने बना दी है, लेकिन यहां पर गैसेस कैसे आ रही हैं? डायटोमिक। तो आपको इसको 2 की फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले हमने सिंपल रिएक्शन को लिखा, अब इसी को देखकर आप इसे 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। आयन में चेंज नहीं करना कभी आपने, आयन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए ऑक्सीजन को हमने डबल कर दिया, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमने माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन किए थे उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम कह सकते हैं इतना काम करने के बाद कि हमने समझ लिया है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स 2 रूपों में पाई जाती हैं, क्लोराइड और ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और दूसरा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये मोल्टन स्टेट में जब होती हैं तब हम इसको क्या करते हैं? पहले हीटअप कर देते हैं, मोल्टन स्टेट आ जाती है, उसके बाद इसके इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी। पहले रिएक्शन तोड़कर दिखानी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद कैथोड और एनोड पर कैसे कैसे क्या आयन से एलिमेंटल फॉर्म बन रही है, ये चीज दिखानी होगी। तो हमने मेटल एक्सट्रैक्शन का जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें से फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 2। ये फर्स्ट हमने कवर कर लिया है पहले ही। अब सेकंड के अंदर जो 3 पॉसिबिलिटी थी उसमें से फर्स्ट राउंड हमारा खत्म हुआ है, ठीक है। अब हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाईली रिएक्टिव के बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। देखिए जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, एक तरह से मीडियम लेवल मानिए आप, तो ये हमें 2 रूपों में पाई जाती हैं। ए कार्बोनेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्बोनेट की फॉर्म में। बी सल्फाइड की फॉर्म में। तो या तो हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलती हैं। अगर आपने कहा कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रही हैं, क्योंकि एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट होता है जो दोनों पॉसिबिलिटी दिखाता है, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म, और वो क्या है? जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। और यहां पर क्या लिखेंगे हम उसको? ZnS, जिंक सल्फाइड। क्लियर? तो जो जिंक कार्बोनेट होता है, अब जिंक कार्बोनेट में से हम क्या निकालना चाहते हैं? हमारा हेडिंग क्या चल रहा है? मेटल एक्सट्रैक्शन। तो हमें जिंक को निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक प्रोसेस चलाना होगा जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है? एयर की एब्सेंस में किसकी? एयर की एब्सेंस में। क्लियर? तो एब्सेंस ऑफ एयर में जो आप प्रोसेस चला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। और इसमें करना क्या होता है? ZnCO3 को आप हीट देंगे
ये हीट का सिंबल होता है, एयर की एब्सेंस रहेगी तो क्या बनकर आएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी जो जिंक ऑक्साइड बनकर आ रहा है, लेकिन अभी जिंक नहीं निकला है, तो उसके बाद क्या करना होता है, जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन से रिएक्शन कराएंगे। कार्बन क्या है यहां पर, एक रिड्यूसिंग एजेंट, और कार्बन से रिएक्शन करने के बाद जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन जाती है, तो मेटल आ गया हमारे पास। इसी तरीके से सल्फाइड, सल्फाइड वाले केस में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग। क्या होता है, रोस्टिंग। यहां पे एब्सेंस ऑफ एयर और यहां पर प्रेजेंस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग एक वो प्रोसेस होता है जिसमें आप मेटल सल्फाइड को, मतलब जिंक सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये हीट का सिंबल होता है जो ट्रायंगल मैंने बनाया है एरो के ऊपर। हीट करने के बाद क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, वो बैलेंसिंग कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मेटल एक्सट्रैक्शन, तो मैटर नहीं करता है यहाँ पे कि आप बैलेंसिंग करें, कोई नीड नहीं है। टाइम बचता है तो आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मेटल तो भी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड को फिर से लेंगे आप। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन कराएंगे और क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए मेटल हमने प्राप्त कर लिया है यहां पे। ठीक है, ये Zn है बच्चों, क्लियर, जिंक। तो इस तरीके से मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसका प्रोसीजर ये होता है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, वैसे तो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन चीप भी होता है, सस्ता भी होता है और आसानी से अवेलेबल भी होता है, लेकिन कुछ कंटामिनेशन का कारण बनता है। कंटामिनेशन मींस इंप्योरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब थर्माइट रिएक्शन क्या है हमारे पास, कार्बन का तो यूज चल ही रहा है, ठीक है, जैसा भी है, लेकिन थर्माइट रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहा जाता है जब आप एल्यूमिनियम पाउडर का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करने में। ठीक है, मैं रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं आपको। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या बनकर आएगा, मेटल प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया यहां पर, देखिए ध्यान से। लेकिन इस रिएक्शन का कहां इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई मशीन है ना, या रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, या फिर आपने कोई भी मशीन देखी, उसमें कोई गैप क्रिएट हो रहा है, उस गैप को फिल करना है। तो फिल करने के लिए आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन के बीच में जो गैप आ रहा होता है उसकी फिलिंग के लिए हम एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वहां पर आप मेटल ऑक्साइड लेंगे, आयरन ऑक्साइड लेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो क्या बनेगा, मेटल मॉल्टन स्टेट में रहेगा, जिसको आप वहां पर फिल कर देते हैं। तो एक प्रॉपर बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, तो प्रॉपर बॉन्डिंग बना लेगा। तो याद रखिएगा इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन क्या हुई, तो थर्माइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करने के लिए। ये रिएक्शंस आपको लिखनी होगी और एक छोटा सा डिफाइन डालना होगा। जो भी थियोरेटिकल मटेरियल है, कोई भी डेफिनेशन वगैरह आ रही है, वो सब आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे,
एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट बचता है लेस रिएक्टिव मेटल्स का। लेस रिएक्टिव मेटल में कैसे या किस पॉसिबिलिटी की फॉर्म में ये पाई जाती हैं, वो है सल्फाइड। किस फॉर्म में पाई जाती हैं? सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? मरकरी सल्फाइड HgS। मरकरी के लिए +2 वैलेंसी होती है, सल्फर के लिए -2 वैलेंसी होती है। तो इस तरीके से आप, अब हमें समझना क्या है कि मेटल कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, मरकरी को हम कैसे निकालें। देखिए, इसके लिए एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है और वो क्या है? रोस्टिंग। अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई रोस्टिंग क्या है, तो आपको बोलना है रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मेटल जो ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जाती हैं। किस फॉर्म में पाई जा रही हैं? अगर कोई आपसे पूछता है रोस्टिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें मेटल लेस रिएक्टिव वाली मेटल्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, लेस रिएक्टिव वाली मेटल सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका मरकरी सल्फाइड HgS, तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखिए किस तरीके से, मरकरी सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, सिंपल आपको हीट करना है। ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और आगे क्या बनेगा? मरकरी ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड साइड हो जाएगा। अब जो हमारा मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? देखिए यहां पर तो हम इसको सीधा सीधा हिट कर देंगे, क्योंकि यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूज बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो आप सिंपल इसको हीट दीजिए और आपका ये मरकरी अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग। क्लियर? तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो मरकरी ऑक्साइड को जब आप हीट देंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ये मरकरी क्या है? मेटल। क्या है ये? मेटल। तो इस तरीके से आपने हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव मेटल तीनों के बारे में समझ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? लास्ट हमारा टॉपिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या है? ठीक है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। एक छोटा सा डायग्राम है। चलिए बच्चों, अब हम लास्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रिफाइनिंग क्या होता है। देखिए, रिफाइनिंग मतलब एक तरह से प्रोसेस है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। शुद्धिकरण फाइनल स्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इसके लिए आप एक बीकर बनाइएगा, कोई ऐसा कंटेनर। ठीक है, ये आपने कोई इलेक्ट्रोड ली हुई है। एक इलेक्ट्रोड हमारी काफ़ी थिन होती है और एक इलेक्ट्रोड थिक होती है। ठीक, यहाँ पर आप बैटरी का साइन दिखाएंगे, ऐसे सिंगल सेल वाली बैटरी दिखा दीजिए चाहे। ये प्लस, ये माइनस, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की? इस तरीके से। अब देखिए रूल क्या होता है, बैटरी में जो प्लस साइन होता है, तो प्लस से डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस से माइनस की तरफ, ये होता है ना। ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन होती है। तो जैसे ही करंट यहां तक पहुंचेगा, ये क्या है हमारे पास? थिक इलेक्ट्रोड। एक तरह से आप बोलेंगे इसको इम्प्योर, जिसको हम चाहते थे प्योर करना। और ये क्या हमारे पास? एक प्योर सेक्शन। और ये क्या है? आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं आप।
अब आपने देखा, मान लेते हैं, चलिए कॉपर का ही हम कर रहे हैं, तो जैसे ही करंट यहां तक पहुंचता है तो क्या होगा, कॉपर आयंस यहां से हटेंगे वन बाय वन, जो इसमें इंप्योरिटीज होगी वो सारी इंप्योरिटीज वो इसके नीचे कलेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एनोड पार्ट होता है, वो तो आप समझ गए होंगे वैसे। चलिए लिख लेते हैं, इसी के अंदर लिख देते हैं ए और ये सी, कैथोड। तो एनोड के नीचे जो इंप्योरिटी कलेक्ट हो रही है उसे क्या बोलेंगे, एनोड मड, इंप्योरिटीज। और जो आयनिक फॉर्म होगी वो आयंस अपनी प्योरिटी के हिसाब से शिफ्ट होते रहेंगे और कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर। तो ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे थिक होने लगती है और ये धीरे धीरे थिन होती चली जाती है। तो इस तरीके से प्योर आपने चीज को, प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लिया है, कहां पर, कैथोड वाले सेक्शन पर, एनोड से कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन का केस। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ये आयनिक सॉल्वेंट है, आयनिक सॉल्वेंट जिससे करंट पास हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया आपका कॉपर सल्फेट, आप जिंक सल्फेट और भी कुछ ले सकते हैं, बाकी हमने कॉपर लिखा हुआ इसलिए कॉपर सल्फेट ले लिया। तो कॉपर आयन यहां से हटेंगे और कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, वहां पर जाकर डिपॉजिट होने लगेंगे, चिपकते चले जाएंगे। तो जो थिन इलेक्ट्रोड थी वो थिक हो जाएगी और जो थिक थी, जिसको हम इम्प्योर बोल रहे थे, जिसको हम चाहते थे प्योर करना, वो धीरे धीरे थिन होती चली जाएगी और इस तरीके से जो इंप्योरिटीज है नीचे आ जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे एनोड मड। तो ये प्रोसेस क्या है हमारा, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि करंट की हेल्प से हो पा रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मेटल एक्सट्रैक्शन में हमने सुना 3 स्टेज होती हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन में 3 स्टेज होती है। नंबर फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हमने गैंग को डिस्कस किया, अर्थन पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज, फिजिकल मेथड के जरिए हमने उसको हटा दिया। जो चीज़ बची, हमने बोला कि वो प्योर नहीं है, पर हाँ परसेंटेज वहाँ पर इंक्रीज हो गई है मेटल की, ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में। सेकेंड स्टेप हमारे पास आया और वो क्या था, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। पर कैसे, उसके अंदर 3 पार्ट हमने देखे, ए बी सी। जो ए पॉइंट था हमारा, वहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें 2 पॉसिबिलिटी थी, क्लोराइड और ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाना, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड लिया और दूसरा क्या लिया हमने, दूसरा क्या लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर उनके अंदर हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, आपको याद भी आ रहा होगा, कैथोड और एनोड। क्लियर? तो हमने कैथोड एनोड पर रिएक्शंस को देखा और इस तरीके से हमारे पास मेटल वहां पर एक्सट्रैक्ट हो गई। ठीक है, वो सब क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था। लेकिन जो हमारे बी पार्ट था, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, वो भी 2 फॉर्म में पाई जाती हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड। जब कार्बोनेट की बात आती है, जिंक कार्बोनेट, तो उसके लिए हम बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस, जो एयर की एब्सेंस में चलता है। क्लियर? हीट करते हैं उसको, जिंक ऑक्साइड बन रहा था और जिंक ऑक्साइड को आपने कार्बन का इस्तेमाल करवाया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा जिंक ऑब्टेन हो गया था, मेटल प्राप्त हो गई थी। लेकिन जब हमने लिया दूसरी फॉर्म, नंबर बी के अंदर 2 पॉसिबिलिटी थी ना, कार्बोनेट और सल्फाइड। सल्फाइड वाले के लिए क्या करना होता है, रोस्टिंग प्रोसेस चलाना होता है। रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जब आप उसे हीटअप करेंगे, जिंक किसको, जिंक सल्फाइड को, तो हीट करने के बाद क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। फिर से कार्बन यूज कीजिएगा और क्या बन जाएगा, जिंक। क्लियर? फिर एक लास्ट राउंड आता है, लेस रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनमें कहा जाता है कि भाई आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, मेटल सल्फाइड। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मरकरी सल्फाइड। और ये जो मरकरी सल्फाइड था, इसको आप सिंपल हीट देंगे, एयर की प्रेजेंस में कराएंगे, मतलब रोस्टिंग करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड। और उसमें फिर कार्बन की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उसको हीट देंगे दोबारा से और मरकरी अलग हो जाता है। तो ये 2 स्टेप क्लियर हुए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये हमारा राउंड था जिसमें हाईली, मॉडरेट और लेस। तीसरा स्टेप लास्ट जो हमने अभी अभी देखा वो है रिफाइनिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से
इलेक्ट्रोलाइसिस जो आप कर रहे हैं उसका एक डायग्रामेटिक सेक्शन था जिसमें आपने क्या लिया, एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड और एक प्योर इलेक्ट्रोड। प्योर में थिकनेस बढ़ती जा रही है और इम्प्योर पार्ट कम होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज वीडियो जब दोबारा से देखेंगे तो शुरू से आखिर तक उसको ध्यान से चेक करना, ध्यान से समझना, और जो चीजें आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स बच्चों पूरी वीडियो देखने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला, अभी हो सकता है जो पैटर्न चल रहा है सीबीएसई की साइड से, मे बी वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन एज अ एमसीक्यू पैटर्न ही आपके पास आए, लेकिन 10th के रूल के अकॉर्डिंग ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है, ऐसा चाहता है सीधा मेटल एक्सट्रैक्शन। कई बार क्या होता है स्टूडेंट के लिए हैवी टॉपिक ना रहे क्योंकि लेंदी भी है, ये फ्लो चार्ट भी होता है इसके अंदर, रिएक्शंस भी हैं और छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ रही हैं, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, मिनरल और ओर में डिफरेंस क्या है, समझ रहे हैं? सिनेबार, ओर का एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है? रॉक साल्ट। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप यहां पर कवर कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका टॉपिक 100% क्लियर हो सके। थैंक्स बच्चों।